पर बन सकती है सहमति, पूर्णिया से बीमा भारती को टिकट। शामली में मंच से गरजे सीएम योगी, कहा वोट गलत हाथों में जाता है तो कैराना में पलायन होता है। मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में भी रैली के दौरान विपक्ष पर बोला हमला। नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, एमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। और 2024 के चुनावी रण में बीजेपी ने न केवल अपने गठबंधन को लेकर 400 पार का टारगेट सेट किया, बल्कि इसे हासिल करने के लिए लगातार धार देने में भी जुटी है। पार्टी नेतृत्व लगातार अपना कुनबा बढ़ाने और नए सियासी दलों को अपने साथ जोड़ने में जुटा है। दूसरी ओर देश की सबसे पुरानी पार्टी यानी कि कांग्रेस, अगर उसकी स्थिति पर नजर डाली जाए तो ऐसा लगता है कि मानो अब तक यह तय नहीं हो सका कि इस चुनावी घमासान में उसकी रणनीति क्या रहने वाली है। लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर विपक्षी गठबंधन में सहमति नहीं बन पा रही है और रोज टकराव देखने के लिए मिल रहा है। इस मामले पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। चौखट पर चुनाव है और इंडी गठबंधन में तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही सीट शेयरिंग को लेकर इंडी गठबंधन में हलचल तेज हो गई है। तेज हो गई है नेताओं की धड़कन कि इस बार के चुनाव में किसे मौका मिलेगा और किसे नहीं। पार्टियों के बीच सीट बंटवारे की जंग बढ़ गई है और इसके साथ साथ ही बढ़ने लगी हैं दूरियां। चाहे वो बिहार हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर पंजाब, सभी जगह विपक्ष के नेताओं की नाराजगी देखी जा रही है। लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडी ब्लॉक में सहमति नहीं बन पा रही है और रोज टकराव की खबरें आ रही हैं। पहले पश्चिम बंगाल में बात बिगड़ी, फिर पंजाब में भी अलायंस टूटा और अब महाराष्ट्र में भी सीट शेयरिंग पर पेच नहीं सुलझ पा रहा है। बिहार में भी अंदर खाने नाराजगी का माहौल बन रहा है। बुधवार को महाराष्ट्र और बिहार में ऐसे दो बड़े राजनीतिक घटनाक्रम हुए जिससे अलायंस में सब कुछ ठीक नहीं होने के कयासों को बल मिल रहा है। पहले चरण में महाराष्ट्र की 5 और बिहार की 4 सीटों पर चुनाव होने हैं। आरजेडी ने बिना ऐलान ही पूर्णिया से उम्मीदवार उतार दिया है। इस सीट पर कांग्रेस की दावेदारी रही है। कांग्रेस में पार्टी के साथ आए पप्पू यादव पूर्णिया सीट पर ताल ठोक रहे हैं। आरजेडी कह रही है ये सब तो होता रहता है, गठबंधन में कभी कभी सीटें इधर उधर होती रहती हैं। कांग्रेस और आरजेडी के बीच तनाव बढ़ रहा है, जिसके कारण कांग्रेस के नेता नाराज हो रहे हैं। आरजेडी कांग्रेस को अधिक सीटें देने के मूड में नहीं दिख रही है। लोकसभा चुनाव सिर पर है और ऐसे में विपक्ष की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। अरविंद केजरीवाल को ईडी की हिरासत से छुड़वाने की आपकी कोशिशें रंग नहीं ला पाई हैं। इस बीच सवाल ये है कि इतने खटपट और अनबन होने के बावजूद क्या विपक्ष बीजेपी को 400 पार होने से रोक पाएगी? इंडी गठबंधन अपने झगड़े में ही उलझती जा रही है तो कैसे पार लगेगी लोकसभा चुनाव की नाव? कांग्रेस की स्थिति पर नजर डालें तो ऐसा लग रहा है मानो वो अब तक ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि इस चुनावी घमासान में उनकी रणनीति क्या रहने वाली है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस रोक सकेगी बीजेपी की हैट्रिक? अब हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर आशीष हांडा जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी के।
हमारे साथ भरत सिंह जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, और हमारे साथ संदीप चौधरी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों का स्वागत है एमवी नेटवर्क पर। भरत जी, एक बड़ा अहम सवाल ये उठ रहा है क्योंकि चुनाव एकदम सिर पर हैं और सीट बंटवारे को लेकर अभी भी कई जगह पर पेंच फंसा है, और महाराष्ट्र बिहार तो एकदम मतलब हाईलाइट हुआ है अभी। भरत जी। जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। देखिए, पहले तो घोर आपत्ति है जिस तरह से आप इंडिया को इंडी शब्द से नवाज रहे हैं। क्या इतनी व्यवस्था हो गई है पत्रकारिता की और चैनलों की कि जो इंडी। भरत जी आप बता दीजिए क्या कहना चाहिए वैसे। इंडिया सरल सा है, आप इंडिया कहिए, भले डॉट लगा दीजिए, डॉट 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 कर दीजिए, आई डॉट एन इंडिया डॉट के आगे मैं क्या संबोधित करूंगा? गठबंधन में कैसे बताऊंगा फिर? नहीं, इंडिया कह सकते हैं ना। इंडी क्या होता है आप ये बताइए ना, कि इतनी भी व्यवस्था हो गई है। मैं तो आपको नहीं, भरत जी देखिए, मैं इस वाले मुद्दे पर उलझना भी नहीं चाह रहा हूं क्योंकि समय ही बर्बाद होगा और कुछ होगा नहीं इससे ज्यादा। लेकिन मैं भरत जी सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि अगर मुझे गठबंधन के साथ, क्योंकि इंडिया की अगर मैं बात करूंगा तो लोग देश समझ सकते हैं, तो मुझे गठबंधन की बात करने के लिए मैं इंडिया से कैसे समझाऊंगा? बोलते हुए मुझे कैसे समझाना होगा? आप इंडिया को इंडी कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मैं इंडी गठबंधन की बात कर रहा हूं। मैं गठबंधन की बात, क्योंकि आपके इंडिया का जो लास्ट वाला ए है वो अलायंस है, यानी कि गठबंधन है। है ना, ये है ना, इंडिया है कि नहीं है वो? हाँ, तो लेकिन अगर भरत जी अगर मैं इंडिया गठबंधन बोलूंगा तो फिर आपके उसमें डबल ए हो जाएगा इंडिया की स्पेलिंग में। आप डॉट लगा दीजिए ना। बोलते हुए कैसे डॉट लगाऊंगा मैं? आप बताइए ना, बोलते हुए कैसे डॉट लगाऊंगा मैं? मैं ये कह रहा हूँ, इंडी आप कैसे कह लेंगे, इंडी कैसे कह लेंगे भाई? ये ठीक नहीं है। हाँ, तभी मैं कह रहा हूँ भरत जी, इसीलिए सवाल पर आ जाइए। देखिए, अभी ये विषय भी नहीं है मेरा कि मैं इस पर लंबी चर्चा करूं। हमारा विषय है ना, ये हमारी पार्टी का विषय है, हमारे गठबंधन का विषय। इस तरह से नहीं होता है। कम से कम चौथा स्तंभ को अभी तक जगाए रखिए। इतना भी लाचारता नहीं हो सकती है, इतना भी। भरत जी, मैं आपके इस जो आपने अभी आपत्ति जताई उसका स्पष्टीकरण मैं दे चुका हूं। आप मेरे सवाल पर आ जाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि समय खराब करने से कुछ नहीं निकलने वाला हल। समय देखिए राणा जी, आप बहुत समझदार व्यक्ति हैं। मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन इतनी भी मेरी मजबूरियां नहीं होती है। मजबूरियां राजनीतिक पार्टियों की होती है कि उन्हें अपनी पार्टी लाइन पर चलना होता है। मेरी कोई मजबूरी नहीं है। मुझे जितने तीखे सवाल आपसे पूछने उतने ही आशीष जी से पूछने हैं। आज आपसे पूछूंगा आप नाराज हो जाएंगे, कल हांडा जी से पूछा था वो नाराज हो गए थे। तो ये नाराजगी का सिलसिला चलता रहता है, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन भरत जी, आप डायरेक्ट मेरे सवाल पर आ जाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि देखिए 3 मिनट तो आपने सिर्फ मुझसे ऐसे ही चर्चा करने में खराब कर दिए। तो सीधा सवाल पर आ जाते हैं कि बिहार और महाराष्ट्र को लेकर पेंच अभी भी बहुत ज्यादा फंसा हुआ नजर आ रहा है, तो आखिर कैसे सुलझेगा, क्योंकि चुनाव एकदम नजदीक है। राणा जी देखिए, जब भी कोई गठबंधन बनता है तो इस तरह से बातें होती हैं और इस तरह से बातें आती भी हैं, और नेता कुछ नाराज भी होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो है इंडिया गठबंधन हो। अब एनडीए 40 लोगों को लेके चल रहा है, अब उनमें क्या टूट फूट है, ये आपको महाराष्ट्र से नहीं पता चल रहा है। ये आपको पता नहीं चल पा रहा है कि अभी तक इनका सीट शेयरिंग नहीं हो पाया है। रोज मंथन पे मंथन, रोज मीटिंग पे मीटिंग चल रही है। वर्षा भरत जी, उनका वाला सवाल मैं आशीष जी से पूछूंगा, लेकिन अभी मैंने आपसे आपके गठबंधन को लेकर सवाल पूछा है। ऑल इज वेल, हमारे यहाँ पे ऑल इज वेल है। कुछ नाराजगी होती है जब आप एक बड़े नहीं, नाराजगी, मेरा सवाल तो इसलिए है ना क्योंकि उद्धव ठाकरे अपने 17 उम्मीदवारों का ऐलान कर देते हैं और उनमें से 3 सीटें ऐसी थी जिस पर आपके नेता दावेदारी कर रहे थे। तो क्या पहले से बातचीत नहीं हुई थी, चर्चा नहीं हुई थी और डायरेक्ट ऐलान कर दिया गया? तो फिर ये कैसा गठबंधन? नहीं देखिए, ऐसा नहीं होता है। मैं फिर कह रहा हूं कि बातचीत चल रही है। उन्होंने बहुत जल्दबाजी की। 2-3 सीटों पे बातचीत चल रही थी, ऐसा नहीं कि नहीं चल रही थी। ये मुंबई की 1-2 सीट है, कुछ रूरल एरिया के महाराष्ट्र की सीट है, 1-2 सीटों पे चल रही थी। लेकिन भी आज भी देखिए, आप भी चला रहे हैं और मैं भी बता रहा हूं कि आज हमारी मीटिंग अभी शुरू है। यहाँ इस समय जो है उद्धव ठाकरे जी है, शरद पवार जी है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले जी हैं, सीएलपी लीडर बाला साहब थोराट जी हैं। तो इसको सुलझा लिया जाएगा और ये होगा।
जहां जहां जिस पार्टी का भी बड़ा कुनबा होता है तो यहाँ पे वो चीजें होती हैं। हाँ, लेकिन ये मुंबई नॉर्थ वेस्ट, मुंबई सेंट्रल, साउथ सेंट्रल और साथ में संगली, ये 3 सीटें हैं जिस पर कांग्रेस के नेता अपनी दावेदारी कर रहे थे। लेकिन यहां से भी अगर उद्धव ठाकरे अपने उम्मीदवार का ऐलान करते हैं तो ये कंफ्यूजन क्यों था? मतलब उद्धव ठाकरे को इतनी जल्दी क्या थी? मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि अगर गठबंधन की या 4 लोगों की बातचीत चल रही है तो एक इतनी जल्दी में क्यों है कि चलिए हम ऐलान कर देते हैं? ये यही तो कहा ना कि जल्दीबाजी की गई है। ऐसी जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए। हमारे नेता भी बात कर रहे हैं, शरद पवार जी भी आज इसी विषय पे हमारा चर्चा चल रहा है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 48 सीटों में से 2-3 सीट अगर यहाँ वहां हो रहा है और उसके बदले में आगे पीछे हम लोग कर लेंगे और उस पर चुनाव आगे चलना है। यहाँ छोटे बड़े भाई की बात नहीं है, यहाँ पे सीट बंटवारे की बात नहीं है। यहाँ पे जो 400 का आंकड़ा जो बता रहे हैं और जो मीडिया, कुछ मीडिया तथा कथित मीडिया 400 देती है, मैं आपको बता रहा हूं कि 150 क्रॉस नहीं कर रहे हैं राणा जी, ये 150 पूरे देश में, और कहते हैं 400 का नारा दे रहे हैं। पहले अपने झगड़े को तो सुलझा लें। आप देखिएगा महाराष्ट्र में जैसे ही, आज बता रहा हूं आपको, इनका जैसे ही सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आएगा, अजित पवार नाराज चल रहे हैं, वहां पे शिंदे नाराज चल रहे हैं। आज नवनीत राणा ने जैसे उनका डिक्लेयर हुआ अमरावती सीट, वहां पे बच्चू कडू ने टाल ठोक के कह दिया, बच्चू कडू, कि हम जो है अपक्ष में लड़ेंगे, हम जो है अपक्ष उम्मीदवार रहेंगे, लेकिन चुनाव लड़ेंगे और नवनीत राणा को हटाएंगे। इनके साथी तो है ना बच्चू कडू, क्यों इस तरह से कह रहे हैं? तो ये सारी समस्याएं आएंगी और ये होगा। शिवतारे देखिए वहां पे। चलिए भरत जी बिहार वाले पर भी जवाब दे दीजिए, क्योंकि पूर्णिया सीट को लेकर पप्पू यादव का दावा था और उनका कहना था कि मैं इसी शर्त पर कांग्रेस में विलय करूंगा कि मुझे पूर्णिया से उम्मीदवार बनाया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। जो मेरे पास इस समय, जो मेरे पास अभी न्यूज है, जो समाचार मेरे पास अभी तक पता चला है, हमारा लगभग वहां पे फाइनल हो चुका है। हाँ, और ये तो मैं भी कह रहा हूं कि 8 सीटों पर बात हो चुकी है, 1 सीट अभी फंसी हुई है, लेकिन पूर्णिया को लेकर जो सबसे ज्यादा दावेदारी पप्पू यादव ने की थी, उस पर क्या सॉल्यूशन? 9 सीट हो चुकी है। आपको बहुत जल्दी इस विषय पे पता चल जाएगा। हमारे बीच अब कोई वहां पे अब कुछ ऐसा नहीं है। कल मुझे लगता है कल तक ये पूरा क्लियर हो जाएगा और पप्पू यादव भी चुनाव लड़ रहे हैं, बिहार से लड़ रहे हैं। इतना आपको कह सकता हूं। बिहार तो बहुत बड़ा है, 40 सीटें हैं, लेकिन कहां से लड़ेंगे? बिहार से लड़ेंगे, वो उत्तर प्रदेश तो वैसे भी नहीं जाएंगे भरत जी। ऐसा नहीं है, इसीलिए कहा कि वो लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे और मना लिया जाएगा। देखिए, फिर मैंने कहा कि जैसे भाजपा कहती है कि हमें 400 पार पाना है, चाहे उसके लिए किसी को भी हटाना पड़े, चाहे किसी शर्त पे हमको अंदर लेना पड़े, चाहे किसी को जेल में डालना पड़े, लेकिन 400 चाहिए। तो हमें भी अगर भाजपा को हराना है तो ये सब शर्तों के साथ कि नहीं, पप्पू यादव ने कहा था कि पूर्णिया ही लड़ेंगे, दूसरा सीट नहीं चाहिए, या मैं कहता हूं कि नहीं, मैं राणा भाई के साथ ही बैठूंगा, मैं बाजू वाली सीट पे नहीं बैठूंगा, तो कुछ समझौता करना पड़ता है और कहीं कहीं समझौता होता है। इससे नहीं होता कि भाजपा के जैसा जो है हम तानाशाही के हिसाब से कह दे आपको यहाँ जाना तो जाना है और यहाँ नहीं जाना तो नहीं जाना है। ऐसा हमारे यहाँ नहीं चलता। ठीक है आशीष जी, सीटों का पेंच अगर इंडी गठबंधन में है तो उसी तरह की स्थिति आपके यहां भी नजर आई थी और बिहार में तो बड़ी विकट स्थिति थी। राणा जी, आपको मेरे दोनों आदरणीय को पैनलिस्ट और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। राणा जी, पहले 3 मिनट जो हमारे भरत जी ने आपके साथ व्यर्थ किए, वो मुद्दा था गठबंधन का, और मैं मनी मन मुस्कुरा इसलिए रहा था कि आखिर गठबंधन है कहां। पहले तो ये शुरुआत में ही ठगबंधन था, लेकिन चलिए इनकी भाषा में गठबंधन मान लेते हैं। तो भी गठबंधन में होना क्या चाहिए कि एक ने कही और दूसरे ने मानी, लेकिन यहां तो क्या चल रहा है, सब चला रहे हैं अपनी अपनी मनमानी। बिन दूल्हे की इस बारात में हर कोई दूल्हा बनने को बेकरार है। सीट शेयरिंग पे ये हल्ला होगा, हम पहले दिन से कह रहे थे। और आप देखिएगा ना, वेस्ट बंगाल में है क्या गठबंधन, पंजाब में है क्या गठबंधन, इस समय क्या हालत है इनकी, इसमें क्या नाम बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में क्या हालत है, बिहार में क्या हालत है, महाराष्ट्र में, किसी से जग छुपी ये बात है नहीं है। क्योंकि एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं कि जिन्होंने चुनाव लड़ना है वो आपस में ना लड़े। आपस में ना लड़े बोले तो ये गठबंधन है,
ठगबंधन है तो ये आपस में ना लड़ें। लेकिन यहां पे तो इतनी विचित्र परिस्थिति है कि एक दूसरी पार्टी से ना लड़े सोचना तो इनसे बहुत बड़ी उम्मीद हो जाएगी। ये तो विद इन पार्टी भी आपस में लड़ने पे आमादा है। आप देखिएगा एक ही पार्टी के कई उम्मीदवार पर्चा दाखिल कर देते हैं। अभी मुरादाबाद का ही हमें पता है कि कैसे अखिलेश जी और आजम जी के बीच के अंदर जो प्रतिस्पर्धा थी वो निकल के सामने आई, जब एसटी हसन जी को जो अखिलेश के चहेते थे उनको वापस पर्चा दाखिल करने के बाद अपना नाम वापस लेना पड़ा, क्योंकि वहां पे एक ही पार्टी के अंदर की लड़ाई नहीं छुप रही है। आशीष जी, मेरठ और रामपुर में भी वही स्थिति है। जी जी, देखिएगा मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि दोनों स्थितियों के बीच में मैं अंतर अभी आपको जब मैं बताऊंगा, थोड़ी अपनी बात और आगे रखूंगा तो आप मेरी बात समझ पाएंगे। गठबंधन में क्या होता है कि आपस में मतभेद हो सकता है, मनभेद तो नहीं होना चाहिए। जब एक दूसरे के लिए पर्पसली आके इस तरह के बयान दिए जाएं, वेस्ट बंगाल में अधीर रंजन जी ने ममता जी के लिए क्या क्या नहीं कहा, हमसे किसी से छुपा है क्या? क्या कांग्रेस के बड़े नेताओं ने अखिलेश वखिलेश नहीं कहा? क्या हमसे छुपा है क्या? संजय निरुपम जी के आज क्या वक्तव्य आ रहे हैं, जब इतने शीर्ष नेता इनके कांग्रेस के खुद पीसी करके कहते हैं कि हमारी कांग्रेस को तो शिवसेना उद्धव ग्रुप दबा रही है और हम दबते चले जा रहे हैं, क्या हालत हो गई है हमारी। तो अब ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक वक्तव्य हो जाता है कि हमारे किसी इस तरह के शीर्ष नेतृत्व ने इस तरह के वक्तव्य दिए क्या? आप बताइए। हमने वरुण गांधी जी को अगर इस बार टिकट नहीं दिया, डॉक्टर हर्षवर्धन जी को टिकट नहीं दिया, या आप और कहें कि हमने पिछली बार भी मध्य प्रदेश चुनाव में शिवराज सिंह जी को अगर हमने जीतने के बाद भी मुख्यमंत्री नहीं बनाया, तो संगठन का सिपाही बनके इन सभी लोगों ने कैसे अपना तन मन धन जिसको कहते हैं संगठन के लिए न्यौछावर कर दिया। लेकिन पशुपति पारस ने आशीष जी पशुपति पारस ने कहा कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। देखिएगा, कहना और पार्टी छोड़ के जाना, कहना और गठबंधन छोड़ के जाना, कहना आम आदमी पार्टी का इकलौता सांसद रिंकू अब बीजेपी में आके बैठ गए। अब बताइए आप, यानी पार्टियां छोड़ने की जो बात है वो आपको बीजेपी में नहीं दिखेगी। और अगर मैं कांग्रेस के अपने भरत सिंह जी को बता दूं, थोड़ी इनकी जानकारी दुरुस्त कर दूं, तो कांग्रेस इकलौती ऐसी पार्टी है जिसके 9 सीएम कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में आ चुके हैं। चाहे वो महाराष्ट्र से अशोक चौहान हो, चाहे वो पंजाब से कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, चाहे उत्तराखंड से विजय बहुगुणा हो, चाहे कर्नाटका से एमएस कृष्णा हो, चाहे आंध्र प्रदेश से किरण रेड्डी हो, चाहे उत्तराखंड से एनडी तिवारी हो, चाहे गोवा से दिगंबर कामत हो, चाहे यूपी से जगदंबिका पाल हो, और चाहे अरुणाचल से प्रेरणा खांडू हो। तो आशीष जी यही तो आरोप विपक्ष लगातार आप पर लगाता है, किस पार्टी को छोड़ गए हो। आशीष जी यही आरोप तो विपक्ष लगातार आप पर लगाता है कि आप उधार की पार्टी हो गए हैं, और आप जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं उन्हें अपनी तरफ ले आते हैं बाद में। अजी ना, क्योंकि हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है ना मोदी जी, वो दलों को नहीं जीतता, वो तो दिलों को ही जीत लेता है। इनके अपने अंदर इनके अंदर जो जो विभीषण है, जिनका हृदय परिवर्तन होता है, वो अपने आप राम की शरण में आने के लिए, राम राज्य बनाने के लिए उनको पता चल जाता है कि मुझे कहां जाना चाहिए, मैं गलत जगह फंसा हुआ था, इसलिए सही जगह वो आ जाते हैं। ठीक है संदीप जी, इंडी गठबंधन हो या फिर एनडीए हो, दोनों में तमाम जगहों पर इसी तरह से पेच सीट बंटवारे को लेकर फंसा हुआ है। इसको सुलझाना तो उतना जरूरी है ही क्योंकि चुनाव बड़ा नजदीक है, और जिस तरह से बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक स्थिति हमने देखी, चुनाव पर कितना असर पड़ेगा इसका? देखिए राणा जी, जिस तरीके से आज की तारीख में अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करते हैं, तो मैं कई चैनलों पर कह चुका हूँ, इंडिया गठबंधन जब नींव रखी गई तो वहां भी दिलों में फर्क था। आप देखिए जैसे जैसे इंडिया गठबंधन की मीटिंगें हुई, चीजें आगे चली, तो बड़े बड़े लोग इनको छोड़कर चले गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इनको छोड़कर चले गए। जयंत चौधरी जो उत्तर प्रदेश में रीढ़ की हड्डी हो सकते थे इनकी, वो इनको छोड़ करके चले गए। और अब इनके आपसी जो पार्टियों के नेता हैं, जिस तरीके से आपने मुरादाबाद का जिक्र किया, 2 लोग समाजवादी पार्टी से पर्चे दाखिल कर देते हैं, रामपुर की आप बात कर लीजिए, मेरठ की आप बात कर रहे हैं, सेम यही स्थिति अगर आप महाराष्ट्र की बात करेंगे, महाराष्ट्र में है, बिहार का एग्जाम्पल अभी मेरे साथियों ने दिया।
तो इंडिया गठबंधन की जो सबसे बड़ी मजबूरी है वो आपसी लड़ाई है और आपसी एडजस्टमेंट। सबसे बड़ी चीज होती है, घर चलाना हो, पार्टी चलाना हो, देश चलाना हो, आपकी ट्यूनिंग अच्छी होनी चाहिए। और यहाँ पर ट्यूनिंग की कमी है, मनों में मैल है। वो जब तक मनों में मैल रहेगा तब तक चीजें ढंग से नहीं चल सकती। और जैसा अभी मेरे साथी ने बताया, अगर किसी पार्टी के नौ सीएम पार्टी को छोड़कर चले जाते हैं तो आप समझ सकते हैं पार्टी अंदर से खोखली हो जाती है। जो लोग आज मार्गदर्शक होने चाहिए थे, जिन लोगों से प्रेरणा लेकर लोगों को आगे बढ़ना चाहिए था, जो लोगों को कमांड देते, जब वही आपके साथ नहीं रहते हैं तो किस तरीके से आप संगठित होंगे, किस तरीके से आप चुनाव लड़ेंगे और कौन से भारत को आप जोड़ने की बात कर रहे हैं। आप सबसे पहले अपने संगठन को जोड़िए, अपने नेताओं को थामिए, उसके बाद आप आगे विजय हो सकते हैं। ऐसे राह बड़ी मुश्किल है। बिल्कुल। बिहार में जिस पूर्णिया सीट को लेकर पप्पू यादव दावेदारी कर रहे थे, वही सीट उनसे मान लीजिए कि अभी तक तो छिनी हुई सी नजर आ रही है, और अगर बीमा भारती का वहां से ऐलान कर दिया जाता है आरजेडी के द्वारा तो। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। मैं बिहार राजभवन में रहा हूँ, राज्यपाल का मैं सलाहकार था वहां पर। आप सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, संदीप जी अपनी बात रखिए। हाँ, मैं बिहार में काम करके आया हूँ, राजभवन में था। पप्पू यादव मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, राजभवन में आते थे, कई बार मिलते थे। तो मैं आपको बता दूं, एक दबंग नेता के रूप में उनकी पहचान है, और इस तरीके से अगर उनके साथ चीजें चलेंगी तो मुझे लगता है प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि उनकी जो वाइफ है वो भी कांग्रेस में बड़े पद पर है, अभी वो राज्यसभा से सांसद है, पहले लोकसभा की सांसद रह चुकी है। रंजीत रंजन जी को आप अच्छे से जानते होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि पप्पू यादव बैकफुट पर जाएंगे। पार्टी को झुकना पड़ेगा पप्पू यादव के सामने, और पप्पू यादव को चुनाव लड़ाना पड़ेगा। बिल्कुल। भरत जी, आशीष जी का कहना है कि दलों को नहीं जीतते, हम दिलों को जीतते हैं, और आपको दल छोड़ कर जा रहे हैं। ना एकदम सही कहा आशीष जी ने कि दलों को नहीं दिलों को जीतते हैं, लेकिन उसके थोड़ा सा मायने जरा समझिए। जब कोई आता नहीं है ना, तो दो इनके जो रिश्तेदार हैं, ईडी और सीबीआई, को भेजते हैं पहले। हो गया विक्टिम कार्ड शुरू, कुछ ना बचा। अभी वो भी कह दीजिए, आपके जो बैंक खाते सील हो गए हैं, लगे हाथ, उसका भी जिक्र कर दीजिए। बता रहा हूँ, एक एक करके बात करेंगे आशीष जी, एक एक करके। आपका भी देखिए, मैं बता रहा हूँ, आपका भी नंबर आएगा। कोई चैनल पे बैठ के नहीं कहता है इस तरह से, मैं कह रहा हूँ, और आप कहेंगे इसको धमकी। हाँ, समझ लीजिए धमकी। सरकार भी बदलेगी, आज नहीं तो कल बदलेगी, नंबर तो आपका भी आएगा, और यही ईडी और सीबीआई के ऑफिसर आपके दरवाजे पे दिखेंगे। और जब आपसे पूछेंगे तो मैं चैनल पे बैठकर कहूंगा कि नहीं, हम दलों को नहीं दिलों को जीतते हैं। आशीष जी, जिस केस में अरविंद केजरीवाल, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहिए भाई। यही तो 2 सीट की पार्टी है ना, जो आप वही 2 सीट की पार्टी हो ना। आज बड़ी बड़ी बात अरे मेरी सरकार, भरत जी ये बता दीजिए, हम तो 2 लोगों की पार्टी से आज कहां से कहां पहुंच गए, और आप अपनी हालत देखिए, आप 400 की पार्टी से 40 पे आके खड़े हो गए। आज खुद ममता जी कहती है 40 आशीष जी मैं लौटूंगा आपके पास। आशीष जी मैं लौटूंगा। हर आदमी का वक्त बदलता, वही पार्टी है ना। अरविंद केजरीवाल को जिस केस में आपने अंदर किया है, और जिस व्यक्ति ने, अरे वही अरविंद केजरीवाल को अंदर किया भैया, जिसके विसल ब्लोअर आप थे। आपने इल्जाम लगाया था, भूल गए क्या? मैं यही कहने वाला था भरत जी। सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी ने ही आरोप लगाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अजय माकन जी ने। मैं के भाई, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, मैं उसका सफाई देता हूँ। हाँ। अगर गलत है तो आप अंदर करिए ना, मुझे भी अंदर कर दीजिए, आपको भी अंदर कर दे राणा जी। मगर अरे बाबा, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही तो पता चलेगा। आशीष जी मैं लौटूंगा आपके पास, क्योंकि समय कम है, एक एक करके बात करने दीजिए। हाँ भरत जी, आपने इतना भाषण दिया लेकिन मैंने बीच में नहीं टोका। देखिए, आरोप किसने लगाया? आरोप जिस व्यक्ति ने आरोप लगाया था वो जेल में था, और जेल से जब 5 करोड़ रुपया उसने चंदा दिया, उसके बाद में जाके उसकी बेल होती है। बेल होने अरे यार, आज की डिबेट का मुद्दा क्या है भरत जी? आप मुद्दे की बात कीजिए ना। 48 करोड़ रुपया चंदा देता है, वो कौन भरत जी लिया? भाजपा ने लिया। अरे आज की डिबेट है क्या इसके ऊपर? अरविंद केजरीवाल के प्रवक्ता बन के आए हैं क्या आप? आशीष जी प्रवक्ता हूँ। अगर वो हमारा अलायंस तो प्रवक्ता आपके आगे प्रवक्ता कांग्रेस लगा है, तो भरत जी भरत जी एक एक करके बात करेंगे। भरत जी मेरा बड़ा सीधा सवाल था कि दलों को नहीं दिलों को जीतते हैं, जाते वो चलेगा।
तो आपको क्या लगता है कि ईडी सीबीआई की रेड की वजह से दल छोड़कर जा रहे थे आपको, भरत जी? राणा जी, मेरी पूरी बात देखिए, एक एक बात करिए। अगर मैं उसका जवाब दे रहा हूं, तार्किक जवाब दे रहा हूं, तो उसको सुनना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूं कि जिस व्यक्ति ने आरोप लगाया है, खुद वो आरोपी है और वो जेल के अंदर था, तो उसके आरोप के ऊपर आपने एक चुने हुए मुख्यमंत्री को किस तरह से अंदर कर दिया? ठीक है, ठीक है, ये वाला जवाब आपका आ गया। अभी एक बात और संदीप जी ने कही कि अगर पूर्णिया की सीट पप्पू यादव को नहीं मिलेगी तो वो झुकने वाले नहीं है, बल्कि पार्टी को उनके लिए झुकना पड़ेगा, तब क्या करेंगे? देखिए, चौधरी जी कोई इंडिया गठबंधन के साथीदार नहीं है कि वो डिसाइड करेंगे टीवी पे बैठ के कि झुकना पड़ेगा कि बैठना पड़ेगा। राजनीतिक विश्लेषक तो हैं यार, राजनीतिक विश्लेषक की भी नहीं सुनोगे? राजनीतिक विश्लेषक इस तरह से नहीं होते। ठीक है, आपने बिताया है, मैं समझ रहा हूँ, राजभवन में काम कर चुके हैं, उनको सब पता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे नेता हैं पप्पू यादव, हमारी पार्टी में आए हैं, उनका मान सम्मान है और मान सम्मान रखा अरे मान जाएगा। सम्मान तो आपने मिट्टी में मिला दिया उनका। वो बेचारे आपको ज्वाइन करते ही क्या कसीदे पढ़ रहे थे, राहुल गांधी के, सोनिया गांधी के, राजमाता के क्या कसीदे पढ़ रहे थे पप्पू यादव। आज खून के आंसू रुला दिए पप्पू यादव के। आज इंटरव्यू देखो ना टीवी पे, ऐसा लगता है एक सवाल और पूछ लिया तो अभी फबक फबक के रो पड़ेंगे। क्या हालत कर दी आपने उनकी। हालत देखिए, देखिए पप्पू यादव भी आपकी पार्टी में आए थे, पप्पू यादव अकेले नहीं आए थे। पप्पू यादव को पूरी पार्टी का आपकी पार्टी में विलय हुआ था। आशीष जी, एक और आरोप आप पर यह लगता है कि आप फायदे के लिए अपने साथ लोगों को मिला लेते हैं, लेकिन फायदा निकलते ही हाथ झटक देते हैं। पशुपति पारस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हाँ भरत जी, समय भी अब कम है, बस लास्ट कमेंट ले रहा हूं मैं। 10 सेकंड राणा जी, यहाँ पे अभी मैं लौट जाऊंगा, 10 सेकंड आपके पास आ जाऊंगा भरत जी। मैं बस एक सवाल। हाँ जी, ये पप्पू यादव की यहाँ बात कह रहे थे। सवाल यहाँ पप्पू यादव का नहीं है, सवाल यहाँ पे संजय निरुपम ने जो बात कही कि कांग्रेस कितनी लाचार हो गई है कि हर ऑपोजिशन की पार्टी उसको दबाती चली जा रही है, चाहे वो नहीं, मेरा सवाल दूसरा था आशीष जी। मेरा सवाल पशुपति पारस को लेकर था। आशीष जी, मेरा सवाल पशुपति पारस को लेकर था। समय कम है, बस 30 सेकंड। नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि पशुपति नाथ पारस की आप जो बात कह रहे हैं कि उनको यूज किया, छोड़ दिया, ये सिर्फ एलिगेशन है, ये कोई कंफर्म नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप ये समझिएगा कि पप्पू यादव ने एक तरफ इनको ज्वाइन किया, दूसरी तरफ मीसा भारती ने वहां पे ज्वाइन किया आरजेडी को, लेकिन आरजेडी की चली ना, लालू की चली ना। आशीष जी, के बल आ गए आशीष जी, समय कम है। आशीष जी, समय कम है। हाँ भरत जी, 10 सेकंड, आप जो कहना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल ठेंगा दिखा देता है। आशीष जी, मेरे पास समय कम है, प्लीज। हाँ 10 सेकंड, भरत जी। आशीष जी से सवाल है कि जिस नवनीत राणा ने इनके भाजपा के ऑफिस में घुस के, आप बाकी सारी बातें छोड़ दो, ये बताओ हमने 402 कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए, कांग्रेस ने कितने कैंडिडेट डिक्लेयर किए हैं? ठीक है, शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन इंडी गठबंधन में अभी भी जिस तरह से सीट बंटवारे को लेकर कई जगहों पर पेंच फंसा हुआ है, चाहे बिहार हो, चाहे फिर महाराष्ट्र हो, पश्चिम बंगाल में पहले से फूट, और इसी के साथ पंजाब में भी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान। तमाम राज्य अभी ऐसे हैं जिनमें सीट के बंटवारे को लेकर पेंच बड़ा फंसा है। आज चुनाव सिर पर है, 19 अप्रैल को पहले फेज की वोटिंग भी हो जाएगी, तो फिर यह पेंच आखिर सुलझेगा कैसे? लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमपी नेटवर्क। नमस्कार।
नमस्कार, स्वागत है आपका। एमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली से आ रही बड़ी खबर के साथ। अरविंद केजरीवाल की रिमांड जो है वो बढ़ा दी गई है 1 अप्रैल तक बड़ी न्यायिक हिरासत। राउत रेवेन्यू कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। पेशी के दौरान कोर्ट में बोले अरविंद केजरीवाल, मुझे गिरफ्तार आखिर क्यों किया गया? ईडी का मकसद मुझे गिरफ्तार करना है, ये केजरीवाल का बयान दरअसल सामने आया। ये आपको तोड़ना चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी ने रिश्वत दरअसल नहीं ली है, लेकिन ईडी लगातार जो है आम आदमी पार्टी पर रिश्वत लेने का आरोप लगा रही है। 100 करोड़ रुपए रिश्वत ली गई तो पैसे कहां गए? रिश्वत का पैसा गोवा चुनाव में लगा क्या? ये दरअसल ईडी के सवाल हैं। हमारे पास एक एक सबूत और दस्तावेज हैं। हवाला के जरिए गोवा पैसा भेजा गया। ये दरअसल ईडी ने केजरीवाल पर आरोप लगाए हैं। मामला अभी जांच के स्तर पर है। हमारे पास 100 करोड़ के रिश्वत के सबूत हैं। ये दरअसल ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल पर गंभीर और संगीन आरोप लगाए गए हैं। चंदे का शराब घोटाले से लेना देना हालांकि नहीं है, ये ईडी की तरफ से कहा गया, लेकिन साफ तौर पर यह जरूर कहा गया ईडी की तरफ से जो रिश्वत ली गई थी दरअसल उसका पैसा गोवा के इलेक्शन में बहाया गया है। लेकिन ये बड़ी जानकारी आपको बताएं कि अरविंद केजरीवाल की जो ईडी की रिमांड है वो दरअसल बढ़ा दी गई है और ये जो रिमांड है अब 1 अप्रैल तक बढ़ी है। यानी कि अभी ईडी को और ज्यादा जो है पूछताछ इस पूरे मामले को लेकर करनी है। आपको बता दें कि लगातार अरविंद केजरीवाल डरते हुए घबराते हुए दिखाई पड़ रहे थे कि उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। क्या थी दिल्ली की नई शराब नीति? शराब नीति के तहत राजधानी में दरअसल आपको बताएं कि हर जोन में ज्यादा से ज्यादा 27 दुकानें खुलनी थी। इसके अलावा इस तरह से कुल मिलाकर 849 दुकानें खुलनी थी। नई शराब नीति में दिल्ली की सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया। इसके अलावा दिल्ली में शराब की 60% दुकानें सरकारी और 40% दुकानें जो हैं इनको लेकर खास जो है प्रावधान किया गया था। तो सरकार ने दरअसल आपको बताया कि लाइसेंस की फीस भी कई गुना बढ़ा दी थी। तो जो नई शराब नीति दिल्ली में लागू की गई थी जिस पर L1 लाइसेंस के लिए पहले ठेकेदारों को 25 लाख देना पड़ता था, नई शराब नीति लागू होने के बाद ठेकेदारों को 5 करोड़ रुपए चुकाने पड़े थे। दूसरी कैटेगरी में भी लाइसेंस की फीस में काफी बढ़ोतरी हुई है। तो शराब नीति में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, क्या क्या एस्पेक्ट दरअसल उसकी जानकारी हमने आपको दी है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी ओमशुल न्यूज रूम से मेरे साथ लाइव जुड़े। ओमशुल, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल हालांकि घबराहट में थे कि उनकी गिरफ्तारी होगी, अब गिरफ्तारी भी हो गई है और साफ तौर पर ईडी के पास कई सबूत हैं जिनके मद्देनजर उनकी ईडी की जो रिमांड है वो भी बढ़ा दी गई है। बिल्कुल, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को 11 मार्च को देर शाम गिरफ्तार किया जाता है और उसके बाद 28 मार्च तक वो रिमांड चलती है और जब आज सुनवाई हो रही थी तो 4 दिन का रिमांड बढ़ा दिया गया है। अब सवाल ये है लता कि 4 दिनों का जो रिमांड बढ़ाया गया उसमें कम से कम ये जो सुनवाई हो रही थी 39 मिनट की ये सुनवाई चली है जिसमें कि वो अपने केस का पैरवी वो खुद कर रहे थे। ये पहले ऐसे सिटिंग मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जो कि अपने केस की पैरवी वो खुद कर रहे थे और उसमें ये निकलकर सामने आया है कि जो सुनीता है उनकी जो वाइफ है उनका भी इस पर बयान सामने आया है कि वो जेल में स्वस्थ नहीं है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। और कोर्ट की अगर बात करें जो सुनवाई के दौरान जो दलीलें दी गई ईडी द्वारा, ईडी का साफ तौर पर कहना था कि ये जो इनका जितने भी डिजिटल फोन है, टैबलेट्स हैं और जितने भी डिजिटल गैजेट्स हैं उनका पासवर्ड अरविंद केजरीवाल नहीं बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का साफ तौर पर कहना है जब तक मैं अपने वकील से राय मशवरा नहीं कर लूंगा, जब तक मैं उनसे पूछ नहीं लूंगा तब तक मैं नहीं बताऊंगा। इसका मतलब वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो तमाम तरीके का आरोप ईडी ने लगाया जिसके बाद की रिमांड बढ़ाई गई। ईडी ने 7 दिनों की रिमांड मांगी थी लेकिन सिर्फ 4 दिनों का रिमांड मिला है। अब 1 अप्रैल तक रिमांड बढ़ गया। अब देखना यह होगा कि आगे क्या कुछ इसमें खुलासा होता है क्योंकि ईडी का साफ तौर पर कहना है कि जो गोवा के आप प्रत्याशी थे, 4 प्रत्याशी थे उनका बयान दर्ज करवाया गया, 4 बयान दर्ज करवाया गया है जिसको लेकर आमना सामना करवाना है और उस सवाल के मद्देनजर पूछताछ करनी है। तो इसको लेकर कोर्ट ने भी रिमांड बढ़ाई है और कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि 4 दिनों की रिमांड दी जाए और 1 अप्रैल तक ये रिमांड रहने वाली है। बिल्कुल, जिस तरीके से हालांकि 4 दिनों की जो रिमांड है वो बढ़ा दी गई है, लेकिन इसी बीच जिस तरीके से उनकी पत्नी का भी बयान सामने आया कि अरविंद केजरीवाल कुछ बड़ा खुलासा करने वाले इस पूरे मामले को लेकर, तो क्या इसको लेकर कोई खुलासा अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया गया अपनी पैरवी के तौर पर?
देखिए अरविंद केजरीवाल का साफ तौर पर कहना था कोर्ट में कि ये परेशान किया जा रहा है और इनका ईडी कोई भी तथ्य नहीं रख पा रही है, कोई सबूत नहीं है उनके पास। वो सिर्फ मुझे उनका टारगेट था कि वो मुझे गिरफ्तार कर ले, क्योंकि इस पूरे केस में मेरा नाम सिर्फ 4 जगह है। उन्होंने 4 जगह 4 के आगे सिर्फ का इस्तेमाल किया, यानी उन्होंने साफ किया कि इसमें ज्यादा नाम नहीं है। इसका मतलब वो मान रहे हैं कि 4 जगह नाम अगर है तो वो ज्यादा नहीं है। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल अपने आप को बचा रहे हैं या फिर फंसा रहे हैं, वो अब देखने वाली बात होगी। क्योंकि जो जज सुन भी रहे थे वो भी काफी गंभीरता से सुन रहे थे उस सारी पूरे केस को। और वहीं अगर ईडी की बात करें तो ईडी तमाम तरीके की दलीलें रख रही थी, चाहे वो गोवा में जो पैसों की लेन देन हुई है, जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, या फिर जो 4 प्रत्याशियों का बयान दर्ज करवाया गया है उसे लेकर। तो तमाम इस तरीके की चीजें हैं जो कि ईडी ने रखा है, जिसके आधार पर अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी और ये उन्हें रिमांड बढ़ाया उनका रिमांड। ऐसे में ओमशुल, जिस तरीके से अभी चुनावी समय चल रहा है, इलेक्शन भी दिल्ली में होने वाले, जिसका डर अरविंद केजरीवाल को भी था कि इलेक्शन के पहले उनकी गिरफ्तारी ना हो जाए, तो क्या इस एस्पेक्ट से भी कोर्ट की तरफ से क्या इसको निगरानी में रखा जा रहा है? क्या ये कोई राजनीतिक हथकंडा तो नहीं है? क्योंकि मुख्यमंत्री दिल्ली के वो हैं, लोकप्रियता सभी जानते हैं दिल्ली की, अगर हम खासतौर पर बात करें, और इलेक्शन के टाइम पर इतनी बड़ी गिरफ्तारी हो जाना। देखिए आम आदमी पार्टी ही नहीं बल्कि पूरे विपक्ष का यही कहना है कि जो गिरफ्तारी हुई है वो चुनाव के मद्देनजर हुई है। और साफ तौर पर क्योंकि विपक्ष एग्जाम्पल भी देते आया है, पहले हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है झारखंड में, उसके बाद फिर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाती है। अरविंद केजरीवाल शुरू से कह रहे थे कि चुनाव से पहले ये मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं, इनका मकसद सिर्फ मुझे गिरफ्तार करना है। वहीं ईडी ने भी साफ कर दिया कि जो शराब नीति घोटाला है